उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई भी कर रही होंगी। कल मैंने आपको मॉडल पेपर 2022 का खंड क से जितने भी प्रश्न थे मैं आपको बताई थी। मैं उम्मीद करती हूँ जरूर आप लोग देखी होंगी, लेकिन बहुत कम बच्चे ही वीडियो देख रहे हैं। बेटा उससे देखने से आपको फायदा होगा। आज मैं गद्य खंड के हम और हमारा आदर शीर्षक एक बार मैं पुनः आपको दोहरा देती हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पाठ भी है और इससे गद्यांश जरूर एक आएगा 10 नंबर का। उसमें 10 नंबर के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण 2-3 गद्यांश है मैं पुनः उसका दोहराव करा देती हूँ। तो ये पाठ है आपका गद्य खंड का हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके व्यक्तित्व के बारे में आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपको बताया भी गया है, एक बार पुनः आप पढ़ लीजिएगा। जिनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ और निधन 26 जुलाई सन 2015। इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हम और हमारा आदर शीर्षक का एक महत्वपूर्ण गद्यांश है। देखिए, मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके कैसे उत्तर आपको लिखने हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही जो मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वो क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। देखिए, उत्तर भी, प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी यहाँ दे रहे हैं। कारण क्या था? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका, यानी जितना हम अपना योगदान दे सकते हैं उसी के अनुसार इन्होंने अपना मूल्य भी आंकते रहे। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनको जो ईश्वर के द्वारा दी गई है। यानी इस संसार में जो भी चीजें ईश्वर के द्वारा दी गई हैं, उन सारी वस्तुओं को पाने का हक हर मानव को है। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। यहाँ से रेखांकित अंश आपका है कि जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। यह आपके रेखांकित अंश है। तो सबसे पहले इस गद्यांश से प्रश्न क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न होगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? हम और हमारा आदर्श, ये शीर्षक हो गया। दूसरा प्रश्न है इसका लेखक कौन है। तो इस गद्यांश का लेखक कौन है? इस शीर्षक का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इसी गद्यांश से आपको प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर पर किससे मिलते थे? किससे मिलते थे? इस गद्यांश में इसका उत्तर था, अभी मैंने पढ़ा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर पर देश के युवाओं से, युवा छात्रों से ही मिलना पसंद करते थे। जब मैंने गद्यांश पढ़ा उसमें है, एक बार आप पढ़ के भी देखिएगा। वो किससे मिलना चाहते थे? खास तौर से देश के युवा छात्रों से मिलना चाहते थे या मिलते थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही? तो इनके जीवन की कामयाबी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इन्होंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्य का आकलन किया। यानी किसी भी क्षेत्र में हम अपना कितना योगदान देते हैं, उस योगदान के अनुसार ही इन्होंने अपने, यानी जो भी योगदान दिया उस योगदान के मुताबिक ही इन्होंने अपने मूल्यों का आकलन किया। यही इनके जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य रहा। अगला प्रश्न होगा कि व्यक्ति किन चीजों को पाने का हक
इस गद्यांश में साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न है कि व्यक्ति किन चीजों को पाने का हक रखता है। तो व्यक्ति उन सभी अच्छी चीजों को पाने का हक रखता है जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। उन सारी चीजों को पाने का अधिकार या हक हम सब मानव को है। अगला प्रश्न है, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है? क्यों नहीं वो वृद्धों से मिलना चाहते थे? क्यों वो युवा छात्रों से ही मिलते थे? इसका भी उत्तर देखिए साफ साफ इसी गद्यांश में ही है। लेखक विशेष रूप से युवा छात्रों से ही इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वो अपने स्वयं के छात्र जीवन के अनुभवों एवं निष्कर्षों के समान यह आवश्यक मानते थे कि छात्र जीवन में ही विद्यार्थियों को जितने भी वांछित गुण हैं उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं को पूर्णतः विकसित किया जा सकता है। यानी जो छात्र हैं उन युवा छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार उनके अंदर वांछित जितने भी गुण हैं, अच्छे जितने भी उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है, अच्छे गुणों को विकसित किया जा सकता है, वो छात्र जीवन में ही संभव है। इसी आधार पे उन्हें विकसित भारत का एक उत्तरदायी और ज्ञानवान नागरिक भी बनाया जा सकता है। इसीलिए वो छात्रों से ही मिलना पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, उक्त पंक्तियों में आपको क्या प्रेरणा मिली? यानी जो गद्यांश ये दिया हुआ है, इस गद्यांश के आधार पे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखिए इस गद्यांश में साफ साफ लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगी तो इसी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको अपने शब्दों में लिख देना है। इस पंक्ति के आधार पे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने योगदान के अनुरूप ही अपना सबसे पहले मूल्यांकन करना सीखें और इस आधारभूत बात को भली भांति हम समझें कि ईश्वर द्वारा की गई जो चीजें हैं, समस्त अच्छी चीजों को पाने का हमें अधिकार है या समान रूप से हम उसके पाने के अधिकारी हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे मन में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। हमारे अंदर ये विश्वास जिस दिन आ जाएगा कि हम एक विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, उस दिन निश्चित रूप से हम और हमारे देश का विकास होगा और उद्धार होगा। तो इस तरह से इस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए इनके उत्तर आप लिखेंगी और ये महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसको देख लीजिएगा। एक और इसी पार्ट से ये गद्यांश, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश ये भी है। देखिए क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि का कद्र ही करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास दिलाती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। समृद्धि अर्थात भौतिक संपन्नता। जब व्यक्ति के पास भौतिक साधन होते हैं, भौतिक संपन्नता होती है, धन दौलत होती है, पूंजी होती है, तो वो पूंजी ही हमें आत्मविश्वास दिलाती है। उसी आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़ पाते हैं और किसी भी कार्य को करने का रिस्क भी हम उठा पाते हैं। अगर हमारे पास समृद्धि और संपन्नता नहीं होती है तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए लेखक कहना चाहते हैं कि मैं समृद्धि और संपन्नता को पाने का, अपने पास रखने को अच्छा मानता हूँ। भले ही मैं न्यूनतम पूर्ण जीवन व्यतीत किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन मैं उसकी कद्र करता हूँ। वो व्यक्ति के पास संपन्नता होनी चाहिए, क्योंकि वो संपन्नता व्यक्ति में आत्मविश्वास को पैदा करती है। अब आगे क्या कहते हैं कि जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में भी सहायक है। क्या? संपन्नता। संपन्नता हमको स्वच्छंदता प्रदान करती है, आज़ादी दिलाती है। जैसे अगर हम पराधीन हैं, परतंत्र हैं, किसी की रोटी पर जीवन जी रहे हैं, तो उस समय हमारी स्वाधीनता समाप्त हो जाती है। हम जिसके आश्रय में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके अनुसार ही हमें अपने व्यक्तित्व को का
निर्वहन करना होता है, उनके अनुसार ही हमें आचरण करना होता है, उनके अनुसार हमें व्यवहार करना होता है, वहाँ हमारी सारी आज़ादी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इसलिए अगर स्वयं की समृद्धि और संपन्नता है तो हम अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए, अपने अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। पराधीनता का भाव हमारे अंदर नहीं होता है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। हम देखते हैं कि प्रकृति खुले मन से हमें जो भी कुछ देती है वो खुले मन से देती है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। यह ब्रह्मांड चारों तरफ फैला है। प्रकृति में हर तरह के खिले हुए फल फूल हैं, वो किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं करते। स्वच्छंद रूप से वो हमें आनंद देते हैं, हमें खुशियां प्रदान करते हैं। अब देखिए इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो इस पाठ का शीर्षक और इसका लेखक वही होगा। फिर है इसमें जो रेखांकित अंश की व्याख्या ये पूछा है कि आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। अब यहाँ देखिए इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कलाम जी क्या कहना चाहते हैं कि समृद्धि का कद्र करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए क्या करना है, हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। और वह प्रश्न देखिए क्या है, यानी वो कर सकता है, यानी किसी भी कार्य को अधूरा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं पूर्ण मन से करिए और उसे पूर्णतः सफल करिए। अर्थात काम करके अगर मान लीजिए हमें सफलता नहीं मिली, थोड़ी विफलता भी मिलती है, तो उसे ऊब कर, उसे घबरा कर बीच में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने प्रकृति का उदाहरण भी दिया है। क्या कहते हैं, यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो प्रकृति के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। और जब हम देखेंगे तो ये हमें यकीन होगा कि प्रकृति अपने किसी भी काम को आधे अधूरे मन से नहीं करती। स्पष्ट गद्यांश में लिखा है। अर्थात किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहां मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलती है, क्योंकि मौसम में अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा है। जिस मौसम के अनुसार जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो प्रकृति हमें स्वच्छंद रूप से प्रदान करती है, वो अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ती। या फिर आप अपने ऊपर की ओर देखिए, जो ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड विस्तृत चारों तरफ फैला दिखाई देगा, इसका अंत भी नहीं दिखाई देता, जहां तक हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। अर्थात नभ भी हमें विस्तृत होने या पूर्णता का संदेश देता है। ये प्रकृति और ये फैला हुआ अनंत आकाश हमें क्या संदेश देता है, ये प्रकृति हमें ये संदेश देती है कि जैसे हम अपने अधूरे मन से किसी कार्य को नहीं करते, हर मौसम के अनुसार प्रकृति हमें हर तरह के फल फूल आदि का आनंद प्रदान कराती है। ये फैला हुआ ब्रह्मांड अनंत आकाश हमें और विस्तार से सोचने और पूर्णता का संदेश देता है, और किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को पूरे लगन और मेहनत से करने का संदेश हमें ये प्रदान करता है। इसमें और भी प्रश्न है, जैसे देखिए लेखक इनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। तो लेखक समृद्धि और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। यानी आपके पास समृद्धि और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं। ऐसा नहीं कि समृद्धि है तो आप आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। आध्यात्म और समृद्धि दोनों को साथ लेकर यदि हम चलेंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम अपने जीवन में सफलता भी अर्जित करने में सफल होंगे। इसी में अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम समृद्धि का कद्र क्यों करते हैं, समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? तो देखिए डॉक्टर कलाम समृद्धि का कद्र इसलिए करते हैं कि समृद्धि हमें सुरक्षा और विश्वास दिलाती है। इस गद्यांश में स्पष्टता लिखा हुआ था कि समृद्धि हमें क्या दिलाती है, सुरक्षा और विश्वास दिलाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में भी सहायक है। यदि समृद्धि नहीं है तो हम पराधीनता का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है,
गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है? तो इस गद्यांश में लेखक ने छात्रों को प्रगति करने के लिए किसी भी कार्य को पूरे मन से करने का संदेश दिया है। कभी भी कार्य को पूर्ण किए बिना हमें चैन से बैठने का संकल्प नहीं लेना चाहिए। जब तक हमारे कार्य पूर्ण न हो तब तक हमें बैठना नहीं चाहिए। तभी तो कलाम जी का कहना था कि जो स्वप्न देखने वाले सोते नहीं हैं, स्वप्न देखने वाले जागते ही रहते हैं। एक प्रश्न और है इनका, न्यूनतम और अनंत। न्यूनतम का अर्थ क्या है? न्यूनतम का अर्थ है कम से कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम से कम। और यहाँ दूसरा शब्द आपको आया है अनंत। अनंत जिसका अंत न हो। यहाँ लेखक ने दूर दूर तक विस्तृत ब्रह्मांड के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया है। अब एक गद्यांश और इसमें है महत्वपूर्ण, वो मैं कल